इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। आए वे ये है रोशनी का कारवां। आए वे ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे ये है रोशनी का कारवां। हेलो हेलो और एक बार फिर से हेलो। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं हूँ अरशद इकबाल। और हम दोनों हाजिर हैं आपके साथ इस हफ्ते का नया ताजा प्रोग्राम रोशनी का कारवां लेकर। जी हाँ, आईवे में हम हमेशा हर हफ्ते आपसे मिलते हैं। अरशद, सबसे पहले एक बात बताइए कि सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अच्छा अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इन सब एनर्जी से ज्यादा भी कोई चीज है जिसकी इससे भी बढ़िया एनर्जी मिल सकती जी हाँ, बिल्कुल बेशक। वो एनर्जी है जज्बे दिल। वाह भाई, मेरे ख्याल से आप हमेशा फर्स्ट आते होंगे क्लास में। सर्टिफिकेट लेके आऊं? हाँ भाई वो अरे अरे हाथ कंगन को आरसी, क्या ऐसा सही और चिपकता हुआ जवाब आपने फौरन से पेशतर दे दिया। भाई सीधी सी बात है, शायर ने भी तो यही कहा है, ऐ जज्बे दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। क्या बात है, हर चीज मुकाबिल आ जी जाए। हाँ, मंजिल की तरफ 2 कदम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। बस 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 इसी जज्बाए दिल का सहारा लेकर हम दोनों हर सप्ताह आप लोगों के साथ होते हैं इस रोशनी के कारवां में। तो आइए आज का पहला कदम उठाते हैं। और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज डॉक्टर पृथ्वीश नाग के साथ। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक गजब का काम किया है। वो कौन? गजब का, जी मैं आपको बताती हूँ, और वो है एक टैक्टाइल एटलस। अच्छा, ये क्या चीज होती है? हाँ, मुझे पता था आप पूछने वाले हैं, लेकिन ये इस बात का जवाब आपको डॉक्टर नाग देंगे। तो सुनिए, इनसे बात कर रहे हैं जॉर्ज इब्राहिम। नमस्कार डॉक्टर पृथ्वीश नाग, आपने ये एटलस जो ब्लाइंड बच्चों के लिए निकाले हैं, मिडिल स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए निकाले हैं टैक्टाइल एटलस, इसका डिज़ाइन करना, इसका डेवलप करने का ख्याल, इसका आइडिया आपको कैसे हुआ? आज से करीब 5-6 साल पहले एक यहाँ बड़ा कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्पॉन्सर किया था। चूँकि नेशनल एटलस और थीमेटिक मैपिंग संस्था ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेटमो से कहा कि आप यदि दृष्टिहीन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकते हो तो करें और उसको इस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं। इसके बारे में फिर हम लोगों ने बहुत सोचना शुरू किया और ये देखा कि जो टेक्नोलॉजी इस समय हम लोग हमारी संस्था में है, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये संभव है कि हम इनके बारे में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एटलस और मैप बना सकते हैं। तो एटलस निकालने का, एटलस बनाने का आपने सोच लिया, तो सोचने से काम नहीं होता है, आपको इसके लिए काफ़ी प्रोसेस डेवलप किया होगा, मटेरियल चूज़ करना पड़ा होगा। जिस मटेरियल पे आप एटलस को डेवलप करेंगे, एटलस को प्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से मैप्स को दृष्टिहीन लोगों को दिखाएंगे, इसके लिए आपने काफ़ी प्रैक्टिकल टेस्ट किए होंगे। आपने काफ़ी लोगों से, भारतवर्ष के अलग अलग एरियाज़ में आपने लोगों से इसका प्री टेस्ट किया होगा। इस प्रोसेस के बारे में आप थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएंगे? जी हाँ, इस काम के लिए हम लोगों के लिए एक नया तरीके का काम था। इस काम के लिए हम लोगों को 2 तरह के मेजर एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। एक तो मीडिया के लिए कि किस मीडिया में इस एटलस को बनाया जाए, और दूसरा इस मैप में किस तरह से हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को दिखाएं। तो पहले वाले मीडिया के लिए हम लोगों ने पहले सोचा कि जो जिंक प्लेट या मेटलिक प्लेट के ऊपर ये नक्शे बनाए जाएं, जो कि पहले हम लोग अपने विभिन्न कामों में करते आ रहे हैं। लेकिन ये देखा गया कि ये मेटलिक प्लेट से जो दृष्टिहीन छात्र हैं उनको नुकसान हो सकता है, उनके हाथ या पैर कट सकते हैं, तो ये हम लोगों ने नहीं किया आगे, और इसके बदले हम लोगों ने हार्ड प्लास्टिक के ऊपर मैप बनाना शुरू किया। हार्ड प्लास्टिक में मैप बनाना तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये देखा गया कि ये बहुत मोटी किताबें हो जा रही हैं, जो कि दृष्टिहीन स्टूडेंट्स के लिए हैंडल करना उसका बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसको हम पॉलिस्टर बेस कोई फिल्म को बना सकते हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ भी हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया गया पॉलिस्टर फिल्म के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रहा था।
और पॉलिस्टर फिल्म जो है वो रोल हो जाता था, तो उससे ये किताब के रूप में रखना इसको बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। अंत में ये देखा गया कि पेपर जो है, कागज़ है, उसी में ही करना ये ठीक होगा। लेकिन कागज़ कई तरह के हैं कंट्री में, और जो कागज़ इसके लिए ठीक होगा उसके लिए कई बार एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि आर्ट पेपर के ऊपर, एक मोटे आर्ट पेपर के ऊपर इसको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करके हम लोग ये एटलस बना सकते हैं। ये तो था पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में ये देखा गया कि जो मैप हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं, उस तरह की कार्टोग्राफी जो दृष्टिहीन स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं करेगी। उसके लिए ऐसा टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि वो उसको महसूस कर सकें, उसको पसंद, उसको देख सकें और समझ सकें। तो हम लोगों ने जो स्कूल्स हैं जहाँ की इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाके कई एक्सपेरिमेंट किए, करने के बाद इस तरह की टेक्निक डेवलप करी जहाँ की ये मैप बनाए जा सकते हैं। उन्हीं मैप को ही हमने इस कागज़ के ऊपर हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया। इन एटलस के जो प्रोटोटाइप्स आपने बनाए थे, इसका आपने शुरुआत में जो टेस्ट किए ब्लाइंड बच्चों से, आपने जो फीडबैक लिया, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल और ईस्ट में ही हुआ था या आपने भारत के अलग अलग हिस्सों में भी इसको लेके गया और ब्लाइंड बच्चों से फीडबैक लिया? इनिशियली हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में किया था। कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास कई इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ से एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके बाद हमने ये एटलसेस पूरे इंडिया में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और उनसे हम लोगों ने इसका जो इन लोगों से इनपुट लिया और लेके जो इम्प्रूवमेंट करना था हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट भी किया इस पर। डॉक्टर नाग, अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को इस एटलस के बारे में कुछ विस्तार से कहें। हमें बताएं कि इस एटलस में क्या क्या है, इसमें स्पेशल विजुअली इम्पेयर्ड या दृष्टिहीन लोगों के लिए आपने क्या क्या प्रावधान किए हैं जिससे वो आसानी से इंडिपेंडेंटली इन एटलस को यूज़ करें। इनके जो एटलस के जो मुख्य फीचर्स हैं उसके बारे में कुछ आप हमारे सुनने वालों को बताइए। इस एटलस को बनाते समय हम लोगों ने को ये सोचना समझना पड़ा कि किस तरह के मैप्स इसमें होने चाहिए। तो देखा गया कि जो भी ये अधिकतर ये स्कूल एटलस के ही काम में आ सकते हैं, उस रूप में काम में आ सकते हैं। तो जो सेकेंडरी स्कूल्स में जो सिलेबस थे, उन सिलेबसों को देखकर एक कॉमन जो सब्जेक्ट हो सकता था उसको उन्होंने चूज़ किया, और उसके ऊपर ये एटलस बनाया गया। इसको दो भाग में बनाया गया है। पहले भाग में इंडिया के ऊपर नक्शे हैं और दूसरे भाग में वर्ल्ड के ऊपर नक्शे हैं, कॉन्टिनेंट वाइज नक्शे हैं। तो ये एटलस 2 वॉल्यूम्स में है, एक तो इंडिया के मैप्स हैं और दूसरे वर्ल्ड मैप्स हैं। मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर नाग कि ये जो इंडियन मैप्स जो है, इंडियन एटलस जो है, इंडिया का जो वॉल्यूम है, उसमें आपने कौन कौन से मैप्स दिखाए हैं, किन किन थीम्स को आपने दिखाया है, दर्शाया है? जो देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसके ऊपर है, क्लाइमेट है, हाइट्स के ऊपर है, रोड्स, रेलवेज, क्रॉप्स, सॉइल, इनके ऊपर है। लेकिन जो बाकी कॉन्टिनेंट्स के मैप हैं उसमें हर कॉन्टिनेंट के लिए 2 मैप्स हैं, एक फिजिकल एस्पेक्ट, दूसरा पॉलिटिकल है। इसको करके हमने पूरा सेकंड वॉल्यूम कवर किया है। और इसमें जो लैंग्वेज है वो उन्होंने ब्रेल लैंग्वेज यूज़ किया है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हम देख रहे हैं कि इस एटलस में आपने टेक्सचर्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है। अलग अलग एस्पेक्ट्स दिखाने के लिए आपने उभरे हुए लाइंस को इस्तेमाल किया है, और आपने ब्रेल लिपि बहुत हिंदी और इंग्लिश में आपने यूज़ किया है। आपने एक हिंदी वॉल्यूम है और एक अंग्रेज़ी वॉल्यूम है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर नाग, ये आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास है, और मैं समझता हूँ कि ये दृष्टिहीन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने के लिए। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर नाग। तो आपका जो ऑफिस है, आपका सेंटर कोलकाता में है और आपका एक दफ्तर दिल्ली में भी है। भारत के किसी भी इलाके से ये जो एटलस लोगों को मंगवाना हो तो ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे, और इसका जो दाम है, कॉस्ट है आपके एटलस के, क्या है? अभी तक इसके लिए हम लोग कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानकर हम लोग ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो भी इंस्टीट्यूशंस हमसे ये एटलस मांगते हैं वो हम लोग उनको दे रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद हम लोग इस बारे में सोचें कि इसका कुछ उसकी कीमत रखी जाए कि नहीं रखी जाए, लेकिन अभी हम लोग ये फ्री ले रहे हैं। तो डॉक्टर नाग, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ये जो एटलस के बारे में जो बढ़िया बात आपने हमारे सुनने वाले को बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
मैं ये भी अपने सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि अगर किसी को एटलस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमें फ़ोन करें 9896000555 पे, या हमें लिखे स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49 पे, या ईमेल कीजिएगा radio@iway.org, जहाँ पर आईवे हैं EYEWAY। तो ये थी मुलाकात डॉक्टर नाग के साथ। आप सुन रहे थे डॉक्टर पृथ्वीश नाग को, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में। इनसे बातचीत कर रहे थे जॉर्ज इब्राहिम। अरशद, एक बात तो जरूर है और सच है कि सोचना, यानी ये जो हमारा भेजा है इसका इस्तेमाल करना हमें बहुत जरूरी है हर कदम पर। जी हाँ, वो तो जरूरी है, ठीक है ना। लाजमी है। लेकिन एक सुनिए मेरी बात कि सोचना जरूरी है, लेकिन उस सोच को एक्शन में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, नेहरू जी ने कहा था कि थिंक विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन, हाँ। एक्शन विदाउट थॉट इज फॉले। वाह वाह वाह, क्या बात है। और लीजिए, इसी बात पे मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ जो कि जापानीज कहते हैं। यू नो, दे आर ग्रेट डूअर्स दीज जापानीज। वो कहते हैं कि द डे यू डिसाइड टू डू इट इज योर लकी डे। बिल्कुल सही कहा। अब आंखों के चेकअप की ही बात ले लीजिए, कराना है करा लेंगे कल परसों। भाई, ये बात तो हम देखते हैं कि लोगों का ख्याल है कि वी शुड हैव आवर आईज एग्जामिन्ड ओनली व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स। लेकिन सच तो ये है कि हमें अपनी आंखों का चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए, खा प्रॉब्लम्स हो या ना हो। जी बिल्कुल। नंदिता दास फिर हमारे साथ हैं, एक ऐसी हिम्मत वाली और जादार औरत की प्रोफाइल लेकर जो एथलेटिक्स में नॉन डिसेबल्ड कंपेटिटर्स के संग भी दौड़कर क्वालिफाई कर पाई हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच कह रही हूँ। और इनका नाम है मार्ला रनियन। क्या आपने मार्ला रनियन का नाम सुना है? ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली वो पहली दृष्टिहीन खिलाड़ी थी। जब वे 9 साल की थीं, तब स्टारगार्ड नाम के एक रोग के कारण उनकी दृष्टि खराब होने लगी थी। इस समस्या के बावजूद मार्ला ने घुड़सवारी करना और वायलिन बजाना सीखा, लेकिन खेलों की ओर उनका विशेष झुकाव था। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की तालीम भी लेने लगी और फिर सन 2000 में मार्ला अमेरिका की ओलंपिक टीम में चुनी गई। सिडनी में जब ग्रीष्म ओलंपिक का आयोजन हुआ, तब मार्ला ने 1500 मीटर की दौड़ में भाग लिया और पूरे विश्व की सबसे तेज महिला धावकों में उनको 8वां स्थान मिला। हेप्टाथलॉन जैसे मुश्किल खेलों में भी मार्ला हिस्सा लेती थी। मार्ला जानती थी कि ओलंपिक खेलों में अमेरिका की ओर से हिस्सा लेना बड़ी बात तो है, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी अन्य दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रेरणा मूर्त बन पाना। खेलकूद में आगे बढ़ रही मार्ला पढ़ाई में भी कम नहीं थी। उन्होंने सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से एमए किया। उनका विषय था बहरे और दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा। मार्ला का जीवन केवल दृष्टिहीनों के लिए ही नहीं, पर सभी के लिए प्रेरणा रूप है। नंदिता दास से आपने सुनी मार्ला रनियन की हैरतनाक हिम्मत और जुर्रत की दास्तां। ये जो हमारा प्रोग्राम है ना अरशद जी, ये प्यार के बारे में है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जिससे हम और आप जुड़े हैं। जी हाँ। आप और आपके दोस्त, आप और आपका परिवार, आपकी फैमिली जुड़े हैं, और जुड़े हैं वो हजारों लोग जो दिन रात कोशिश में जूझ रहे हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं, नई इन्वेंशंस के साथ। भाई, इन सब नई इन्वेंशंस के बारे में हम आपको बराबर सूचित करते रहेंगे ताकि आप इन तमाम डिस्कवरीज, गैजेट से पूरा फायदा उठा सकें। चरागों की ऐसी तरतीब जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे आंगन को रोशन कर रही है। चिरागों के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां ठहर कर जिंदगी सवाल करती है कि अब कहां। हम में से सभी इस मोड़ पे आते हैं जहां पहुंचकर हमें यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस दिशा में, किस सिमत में जाएं। ऐसे में अगर कोई शख्स खुद ब खुद सामने आए और हमें राह दिखाए तो सोचें कि वो कितनी बड़ी मदद होगी हमारे लिए। तो फिर बगैर देर किए हुए आपकी मुलाकात कराते हैं शांति राघवन जी से, जो एनेबल इंडिया की ट्रस्टी और डायरेक्टर हैं, जो खुद तो ब्लाइंड नहीं है लेकिन दृष्टिहीन और गैर दृष्टिहीन दोनों किस्म के लोगों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जगह पाने की ट्रेनिंग देती हैं। शांति जी, सबसे पहले तो आप अपनी संस्था के बारे में हमें बताएं। एनेबल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1999 में एस्टेब्लिश किया हमने, और ये मेन फोकस एरिया एम्प्लॉयमेंट है। तो हम
एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज करते हैं, प्लेसमेंट और एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस ट्रेनिंग और नीड बेस्ड ट्रेनिंग जो कंपनी को चाहिए उसके हिसाब से भी ट्रेनिंग देते हैं। और विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम कंप्यूटर ट्रेनिंग, MS ऑफिस ट्रेनिंग जो है 6 मंथ्स का कोर्स है वो हम देते हैं। आप दृष्टिहीन लोगों को नौकरी दिलाने में व्यस्त हैं, आखिर ये सब कुछ कैसे करती हैं आप? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आजकल बहुत जॉब्स अवेलेबल हैं अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। जो इंडस्ट्रीज आज उभर के आ रहे हैं वो IT इंडस्ट्री है, BPO है और दूसरे भी हैं जैसे गारमेंट्स और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। तो जैसे जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन से भी इंडस्ट्री में HR प्रोफेशनल का अभी बहुत आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट हर कंपनी में आजकल बहुत जोर से हो रहा है अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री में। तो मैं देख रही हूँ कि रिक्रूटमेंट एरिया, HR एरिया में स्कोप बहुत है। पहले भी लोग जानते थे कि यहाँ स्कोप है, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा वहाँ स्कोप है। दूसरा, अगर आप IT कंपनीज में देखेंगे, हमारे पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, जो भी सॉफ्टवेयर के मामले में जो है वो कर सकते हैं और जॉब्स मिल रहे हैं। BPO इंडस्ट्री में टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, स्पेशली डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स के लिए, और वेरीफायर, ट्रेनर्स की बहुत आवश्यकता है आजकल कंट्री में और हम विजुअली इम्पेयर्ड को वहाँ प्लेस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वॉइस एंड एक्सेंट का ट्रेनिंग भी हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कर रहे हैं। तो पहले गवर्नमेंट जॉब्स में हम लेक्चरर के जॉब करते थे, अभी आप यही इंडस्ट्रीज में आके अगर आपका क्वालिफिकेशंस है, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप ऐसे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी चूंकि हमारे हजारों सुनने वाले यहाँ सुन रहे होंगे, उन्हें ये बता देना जरूरी है कि आपकी संस्था में ट्रेनिंग लेने के लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? हम एक्चुअली कुछ लिमिट नहीं रखते हैं, जो भी कंप्यूटर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर उनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर ट्रेनिंग उन्होंने किया है तो जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सिर्फ SSLC करके, इंग्लिश भी आपका बहुत ही बेहतरीन नहीं है और आप कंप्यूटर ट्रेनिंग करेंगे तो आप उम्मीद रखेंगे कि आपको जॉब मिलेगा, लेकिन उनके चांसेस कम हैं। तो मैं बोलूँगी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं करती हूँ जो अगर SSLC या PUC ऐसे करते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि कैंडिडेट्स अथवा कुछ एजुकेशन कर रहे हैं, क्वालिफिकेशंस, कुछ ग्रेजुएशन या जो भी डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, और उनका कम्युनिकेशन और इंग्लिश खास तरह से एटलीस्ट थोड़ा तो होना चाहिए। हम डेफिनेटली इंग्लिश का ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक लेवल तक, हद तक होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ आपके यहाँ कर्नाटक से लोग आते हैं या देश के दूसरे इलाकों से भी आ सकते हैं? हम इंडिया के कहीं कोने से भी लोग आ सकते हैं हमारे ट्रेनिंग के लिए। सिर्फ एक बात है कि हॉस्टल का फैसिलिटी उनको होना पड़ता है। हमारे यहाँ बेंगलोर में हॉस्टल के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एनेबल इंडिया की तरफ से कुछ हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बेंगलोर में है, तो कोई भी वेलकम है। ये सिर्फ मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसे कुछ लोगों का नाम बता सकेंगे आप जिन्हें आपकी संस्था की कोशिश से नौकरी मिली हो? हाँ, ज़रूर। हमारे 2-3 जन हैं जो हमने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फील्ड में प्लेस किया है। ये ऐसे लोग को सूट होते हैं जिनका रिटन इंग्लिश अच्छा है, उनको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, एटलीस्ट जानकारी, इंटरेस्ट है उनको, और ग्रेजुएशन होगा तो बेहतरीन है, नहीं तो एटलीस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और उसके बाद ऐसे 2-3 उदाहरण हैं जो बहुत अच्छे कर रहे हैं। सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है, एटलीस्ट 6,000 to 10,000 या उससे भी ज़्यादा मिलने की चांसेस हैं। उनको इंडिपेंडेंट काम करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। दूसरा, हमारे 1-2 जन हैं जो BPO में काम कर रहे हैं और उनके लिए ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स BPO में ग्रेजुएशन नहीं होगा तो भी लेंगे, लेकिन आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन अव्वल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। तो ऐसे हमारे उदाहरण हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1-2 जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1-2 जो वेरिफिकेशन क्वालिटी के रोल में कर रहे हैं। तो क्वालिटी का रोल ऐसा है कि आप कस्टमर सर्विस के जो लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, आप उनको चेक कर रहे हैं कि वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो सेल्स करना था वो कर रहे हैं कि नहीं। दूसरे उदाहरण है कि टेलीमार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लोगों को बुला के सेल्स करना, ये जॉब के लिए भी हम लोग ने प्लेस किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं।
जो जिनके पास वो जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो वर्ल्ड सैवी होना चाहिए, मींस उनको दुनिया के बारे में जानकारी होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ मुझे बात करना चाहिए, कैसे उनको मैं कन्विंस करूं कि ये प्रोडक्ट जो है आप खरीदिए, तो वो बहुत एसेंशियल क्वालिटी होता है। तो अगर ऐसे जन हैं तो प्लेस होते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत प्लेस हुए हैं और अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमें कोई जानकारी देना चाहते हो तो आप 9896000555 पर कॉल करके वॉइसमेल पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी शांति राघव जी से हमारी बातचीत सुनी होगी उन्हें जरूर फायदा हुआ होगा। यकीनन फायदा हुआ होगा, लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, बल्कि आपके मनोरंजन का ख्याल भी रखते हैं, और साथ ही उस मनोरंजन से आपको एक नई दिशा भी मिलती होगी। जी बिल्कुल। लेकिन अब हम आपको कुछ और भी बड़ी खास और अहम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अपने इस टेक्नोलॉजी अपडेट में आज हम आपके लिए लाए हैं एक जबरदस्त खुशखबरी। At last, the world has its first pocket portable electronic braille display. जी हाँ, ये पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिस्प्ले इतना छोटा है कि आप इसे आसानी से अपने जेब में भी रख सकते हैं या न्यूज़पेपर की तरह इसे रोल कर सकते हैं। इस डिस्प्ले में छोटी छोटी प्लास्टिक पेडल्स की एक शीट होती है जो वोल्टेज के रिस्पॉन्स से बेंड होती रहती है। बिल्कुल। It is designed to connect to a laptop or a cell phone and could also replace the liquid crystal screen of an ordinary PDA. ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोटोटाइप है जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक टीम ने तैयार किया है। सिर्फ 1 मिलीमीटर थिक है, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, और इसका वजन सिर्फ 5 ग्राम है। अच्छा अरशद, अब झटपट बताइए कि हमारा क्या क्वेश्चन है इस हफ्ते का, इस सप्ताह का। मैं देखिए, फिल्मों से एक सवाल पूछते हैं अपने सुनने वालों से। बिल्कुल। आपने ये बताना है कि संजीव कुमार ने किस फिल्म में एक दृष्टिहीन आदमी का रोल किया था। Name the film in which Sanjeev Kumar played the role of a blind man. जवाब जल्द से जल्द भेजें हमें। ये है हमारा एड्रेस, iWay रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल iWay टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हों, मेडिकल हों, अधिकारों से संबंधित रखती हों, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, उसे हमें 9896000555 पर कॉल करके पूछें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें, ये है iWay रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। तो क्या ये कैसा लगा हमारा ये एपिसोड? भाई ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपसे ये पूछें कि कैसा लगा हमारा ये एपिसोड। आप लोगों को भी वक्तन फवक्तन हमें लिख के, कह के, सुन के, जिस तरह से भी हो, हमें हिदायत करते रहना है, हमें गाइड करते रहना है कि हमारा प्रोग्राम किस तरफ जाना चाहिए, वैसे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। इस वक्त हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल बहुत खुश हैं आप लोगों के साथ रोशनी का कारवां में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। मिलना न भूलिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। iWay, ये है रोशनी का कारवां। iWay, ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। iWay, ये है रोशनी का कारवां। कार्ड जो आपको छू जाए, कार्ड जो आपको मोह ले, iWay, ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं
छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. कार्ड्स जो आपको छू जाए, कार्ड्स जो आपको मोह ले, ग्रीटिंग कार्ड्स जो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, छू के भी पढ़ सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए संपर्क कीजिए 9896000555 या लिखिए स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49।